धरोहर क्या है। जैसे गांव में आप जाते हैं तो मिट्टी का घर देखते होंगे, आज हम मिट्टी के घर शहरों में देख नहीं पाते हैं, या घास इत्यादि में चलना फिरना नहीं होता है। तो ये सब चीजें क्या है, हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण अपनी संस्कृतियों को हम धीरे धीरे विस्मृत करते जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने कला, संस्कृति और धरोहर को बचा के रखें और आगे की पीढ़ियों में हम उसको प्रसारित करें। बच्चे जाने की संस्कृति क्या होती थी, भारतीय संस्कृति क्या है, या किसी भी समुदाय की संस्कृति क्या है, उसको बचा के रखने का कार्य हम सभी को करना पड़ेगा। तो आप सभी को इस संगोष्ठी में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप ध्यान से सुनिए और संस्कृति कला को आप जानिए कि वास्तव में ये क्या होता है। मैं सभी को एक बार यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। संस्कृति में जितना समृद्ध है उतना शायद ही विश्व में कोई समाज, कोई सभ्यता होगी जो इतनी समृद्ध होगी संस्कृति में। यह अवसर है हमारे समाज को जागरूक करने का, यह अवसर है हमारे समाज को जागरूक करने का, यह अवसर है अपने हितों को पाने का, यह अवसर है अपनी संस्कृति को गले लगाने का। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के इस कार्यक्रम को बहुत पुरखा गीत के लिए लड़ी एवं नारी बेला चढ़त जैसे ठेकरा में जान ले, उसने हमर रिश्ता नाता बोने पर ही जान ले। करो जी जिन्हारी अवन संपत्ति के, करो जी हमरो जिम्मेदारी हवे आग पहुँचाएगी। करो जी निवारण अपन दुर्गति के, करो जी निवारण अपन दुर्गति के। पुरखा की रीति नीति से, पुरखा की रीति नीति संस्कृति सामने दिख रहा होगा जनजातियों की आजीविका एवं उद्यमिता तथा कला, संस्कृति और धरोहर। आज की संगोष्ठी के जो मुख्य वक्ता है वो है डॉक्टर जी.आर. कंवर सर और साथ ही है श्री भूप साय सिंह मरकाम सर, ये आज की संगोष्ठी के वक्ता हैं। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री भूप साय सिंह मरकम सर को, पर्यवेक्षक स्वास्थ्य विभाग। जनजातीय गौरव माह का आया है बाहर, सम्मानित मंच सहित सभा में उपस्थित सभी को भूप साय मकाम की ओर से जय जोहार। जनजातीय गौरव माह मना रहे हैं। ऐसे सूर्य क्रांति महामानव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ। साथियों, और आजीविका का कौन कौन सा साधन है जिसके माध्यम से हम जरूरी चीजों को प्राप्त करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। मुझे लगता है कि इसके बगैर किसी की जिंदगी नहीं चलने वाला है। तो किस साधन से हम, साथियों में बताना चाहूंगा कि इस तीन चीज को प्राप्त करने के लिए जब से आदमी होश संभालता है तब से लेकर के जब तक शमशान घाट तक नहीं पहुंच जाता तब तक इसी लड़ाई में लगे रहता है। इतना मेहनत करना पड़ता है और उसको भी आधा घंटा में समराइज करने की कोशिश करूंगा जहां तक मैं समझ पाया हूं। हम शुरू से चलते हैं। मैं बताऊंगा कि पहले हमारे पूर्वज लोग किस तरह से जीविका पालन करते थे, आजीविका का साधन क्या होता था, वर्तमान में क्या होगा और आने वाला समय में क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सभी ने समझा होगा या पढ़े होंगे, देखे तो नहीं है। जब से उनको विवेक की बुद्धि आया तब से तीन चीज का शोध करना शुरू किया, रोटी, कपड़ा, मकान का। पहले तो नहीं करते थे। विवेक की बुद्धि कब आया सर? हम कार्यकाल को जैसे मानेंगे गणना के अनुसार, तो ईसा मसीह को जन्म को लेकर के हम गणना करते हैं समय का। 90,000 से लेकर के 30,000 ईसा पूर्व के बीच में मनुष्य को
एक विवेकी बुद्धि पैदा हुआ है और उसी विवेकी बुद्धि के तहत रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोच करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। हमारे पूर्वज पहले जंगलों में हुआ करते थे। जैसे कहें तो पाषाण का, पूरा पाषाण का 1 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच को माना गया है और 10,000 से लेकर 4,000 के बीच में मध्य पाषाण का और 4,000 से 2,000 ईसा पूर्व के बीच को नव पाषाण काल माना गया है, इसे कालगणना के साथ। तो इसी बीच में हमारे पूर्वज जो है जैसा कहा गया है कि हमारे पूर्वज कभी कवि हुआ करते थे और कवि का 2 भाग रामाभिकेतस और आश्लो भूल रहा हूं, 2 भाग, एक मैदानी में आया और दूसरा जो है जंगल की ओर रहा। और होमो सेपियंस जो आया 4 स्टेज के बाद, आस्ट्रोफिकेटस, होमो इरेक्टस, क्रोमोगोनन, निएंडरथल और होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जो है मानव का विवेकी बुद्धि आने का समय आप लोग मुझसे बेहतर जान सकते हैं सर, कहे कि सभी प्रोफेसरगण यहाँ पे बैठे हैं। उसी विवेकी बुद्धि के समय रोटी कपड़ा मकान का शोध हुआ। हमारे पूर्वज का आजीविका का साधन पहले पूरे जंगलों से हुआ करता था, वनोपज से। जैसे मैंने बताई कि कंद मूल फल से जंगलों में शिकार करके भी करते थे, लेकिन कंद मूल फल हर समय उपलब्ध नहीं होता था। अच्छा अवसर हमारे पूर्वजों को मिल गया, महुआ का फूल, और महुआ का फूल ऐसा है कि साल भर या 2 साल बाद उसको सही तरह से संरक्षित कर लें तो अगर उसको पानी में डुबो दें तो पुनः जो है वही खुशबू, वही ताकत, वही सारा चीज आ जाता है, जिसको हमारे जनजातीय समूह जो है आज भी महुआ को अपने पुरखों को अर्पित करते हैं। आज भी जैसे पहला महुआ होगा तो उसको अर्पित करते हैं अपने पुरखों को कि हे पुरखा, आपने इसी चीज को खा करके हम जीवित रहे और आज हम। तो मध्य पाषाण काल में अस्थायी खेती शुरुआत हुआ, पहिया का खोज हुआ, अस्थायी खेती। जैसे यहाँ पे कि 1 दिन रुके, खेती किए, इसके बाद दूसरी जगह चले गए, कहे कि जंगलों की कमी नहीं थी। जहाँ जाते थे कोई फॉरेस्ट लागू नहीं था उस समय, जहाँ हमारे समाज के लोग चाहे वहां पे जाकर के बस जाते थे, खेती करते थे, खाते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। इस तरह से अस्थायी खेती हो गया करता था। इसके बाद जब नव पाषाण काल आया, मान के चलिए आज से 2000 ईसा पूर्व से 4000 मान के चले, तो 8000 वर्ष पहले स्थायी खेती शुरू किए और वहां से गांव का निर्माण हुआ। गांव का निर्माण, ये जगह गेट में घुसा तो जितने वहां से लगे थे, स्टार में जो लगे हैं, सभी हमारे आजीविका के साधन, सभी थी। अलग अलग कबीला के लोग, किसी कबीला के लोग बांस की टोकरी बनाया करते थे, किसी कबीला के लोग खुमरी बनाया करते थे, किसी कबीला के लोग मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे, किसी कबीला के लोग नाना प्रकार के अपने औजार को उपयोग करके जो है अपने जीविका को पालन करते थे। लेकिन साथियों मैं बताऊं कि जीविका पालन केवल जो है ना पेट भरने से होता है। जीविका पालन से मतलब हम केवल पेट भर सकते हैं। आज की स्थिति में भी हम देखें तो एक तबका ऐसा है जो जीने के लिए खाता है, एक तबका अभी भी ऐसा है कि केवल जीने के लिए खाता है, और एक तबका ऐसा है जो खाने के लिए जी रहा है। मतलब मैं कैसे जीवित रहूं, आप लोग शायद देख पाए होंगे, कैसे जीवित रहूं उसके लिए खाते हैं। और एक तबका बार बार खाता है, दिन भर में 4 बार भी खाता है, 6 बार भी खाता है, और एक तबका हमारा ऐसा है कि 2 बार भी नसीब नहीं होता। जहां तक तन ढकने की बात है तो ऐसे भी आप सभी देखे होंगे कि एक तबका जब शरीर को किसी तरह से ढक रहा है, और एक तबका ऐसा है कि 10-10 मिनट में अपना ड्रेस को बदल रहा है। एक तबका ऐसा है कि अपने जीविका पालन से ही केवल हम नहीं कर सकते, केवल उसको जो है ना अब उद्यम के रूप में हमको परिवर्तित करने की जरूरत है। जो लोग उद्यमी हो गए वही लोग के पास सर्वसाधन उपलब्ध है, मतलब आजीविका को हम बेहतर रूप से प्रदान कर सकें, उसी का नाम उद्यम है। आज शासन प्रशासन भी उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। कुटीर उद्योग है, और अभी छत्तीसगढ़ शासन भी 39 प्रकार के शायद मेरे ख्याल से उद्यम को लॉन्च किया है 2024 से लेकर 30 तक के लिए। साथियों बच्चों में बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे आपका एक कॉलेज है, इसी तरह से पूरा कॉलेज होगा, देश भर में कई कॉलेज होंगे, कई स्टूडेंट होंगे, क्या सभी को नौकरी मिल पाएगी? मिलना चाहिए, कोशिश कीजिए। सभी लोग इसी प्रयास में पढ़ रहे हैं।
कि मुझे नौकरी मिलना चाहिए। भाई जब अगर नहीं मिल पाया तो क्या हम जीना जीना छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो है ना हमको उद्यम की ओर आगे आना पड़ेगा। हमें नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? मैं बेहतर ढंग से जो है धन अर्जित कर सकता हूँ। बेहतर ढंग से धन अर्जित करके जो है ना मैं अपने परिवार को और अपने समाज को, अपने गांव को बेहतर ढंग से एक दिशा दे सकता हूँ। ऐसा इस टाइप को सोचने की जरूरत है। केवल पढ़ाई इसलिए नहीं करना है हमको कि मुझे नौकरी करना है। पढ़ाई दोनों हिसाब से करना है। अगर नौकरी मिल गया तो बहुत अच्छा, और नहीं मिला तो मैं बेहतर तरह से उद्यमता के अनुसार अच्छा उद्यम कर व्यापार करके, धंधा करके अच्छा कमा सकूं, ये भी सोच करके हमको करने की जरूरत है। तो साथियों, अब थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा, एक प्रैक्टिकल के तौर पे बात करते हैं हम। मान के चलिए उद्यम के रूप में हम बेहतर काम नहीं कर सकते। जैसे आज कृषि कार्य है, कृषि कार्य को भी हम एक जैसे अपना परिवार का राशन पता ही मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हम उसको बिजनेस कोर्स कृषि कार्य को करें। मछली पालन कर रहे हैं तो बिजनेस कोर्स मछली पालन करके, और खाने भर के लिए नहीं, या कोई सामान का हम बना रहे हैं तो उसको भी एक बिजनेस के पर्पज से हम काम करें, तो वो हो गया उद्यम। बहुत बड़ा परिभाषा नहीं है इसका कि हम बहुत बड़ा डिक्शनरी खोलते जहाँ पढ़ते जाए, कहाँ यार उद्यम मेरा, कहाँ यार। गाँव में निवास कर रहे हैं ना, गाँव के बीच में हमारा सारा चीज चारों तरफ गिर पड़ा है। पैसा उड़ रहा है, बस बटोरने की जरूरत है, पकड़ने की जरूरत है। आज हमारे पूर्वी लोग ऐसी जगह पे बैठे हैं ना जो जर्जर जमीन में पूरा खनिज संपदा, वन संपदा, सारा संपदा पड़ा है। भाई हमको जानने की जरूरत है। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मान के चलिए हमारा जो इनकम का जो स्रोत है, आमदनी का स्रोत, सभी लोग गांव से होंगे या गांव से नहीं होंगे तो हमारे पिताजी शहर में आके बसे होंगे। अगर पिताजी शहर में नहीं आए होंगे तो दादाजी आएंगे। इससे ज्यादा दूर के नहीं होंगे मेरे ख्याल से, है ना? कौन सा ये होगा ना? तो चलिए ना, ठीक, हम आमदनी का स्रोत को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे बाबा के पास हम किसान घर के बच्चे हैं, तो अगर कृषि भूमि, नौकरी, तीसरा वनोपज, तो वनोपज को भी देख लिए। चौथा लास्ट ऑप्शन है मजदूरी, तो मजदूरी भी करते हैं। मजदूरी से वही रहते हैं, केवल जिंदा भर रह सकते हैं, अपना शौक काम पूरा नहीं कर सकते, ठीक ना? और थोड़ा सा जाने का तरीका देख लेते हैं, कैसे जाता है पैसा। देखो आने का होगा, जाने का सकता। बढ़ती जनसंख्या में कब क्या हो जाए अभी हम देखते हैं। जिसके जानकार हमारे विशिष्ट अतिथि ठाकुर विजय सिंह गोया जी हैं और श्री प्रताप नेताम जी हैं। बहुत बड़ा काम समाज के लिए कर रहा है, और प्रशिक्षण भी हम साल में राष्ट्रीय स्तर पर कराते हैं, और महीना 2 महीना में भी प्रशिक्षण होता रहता है। हम उद्यम की ओर भी इसको काफी आगे बढ़ाए हैं। शासन के कंधे से कंधे मिलाकर, अलग से कोई नहीं है कि हम शासन के जो योजनाएं हैं उसको काउंटर करके, ऐसा नहीं। हम शासन के काम को ही आसान कर रहे हैं। सामाजिक संस्था है, और इसका क्योंकि बिजनेस पार्ट करना है तो एक कंपनी भी बना लिए हैं, यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन के नाम से है, और उसका पंजीयन जो है कंपनी एक्ट के अनुसार हो चुका है। इसमें किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं है, कहे कि कंपनियों के नाम से सभी लोग डरते हैं। तो यही है, अगर इसके लिए किसी को जरूरत हो तो विशेष जानकारी रखना हो, एक पार्ट बहुत है, 5-6 दिन का भी पार्ट उसमें पूरा नहीं हो सकता। ये आदिवासियों को जो विशेष मुहिम चलाए हैं हम समाज की ओर से, उसको अगर जानकारी हासिल करना हो तो जो नंबर नोट करना चाहते हैं मेरा नोट करना है 88 39 19 70 71। मेरा मोबाइल 24 घंटा चालू रहता है, कभी जमीन के लिए। और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि उनका यह जन्मदिन पूरा भारतवर्ष में मना रहे हैं। तो 2 लाइन उनके लिए है छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ी में है, उनके दुख और दर्द, उनका जो काम किए हैं उसको किसी छत्तीसगढ़ी भाई ने अपने शब्दों में पिरोया है, उसको मैं सुना रहा हूं। सामने में छत्तीसगढ़ी में है। अभी बच्चे जो है बहुत संस्कृति के बात को बताएं, अच्छा करके दिखाएं डेमो, वही हमारा संस्कृति धरोहर है। हम आदिवासी मूल निवासी नौहंजी अनगैहा, हम आदिवासी मूल निवासी नौहंजी अनगैहा। ब्रिटिश सरकार जो है थे
झारखंड में कहो तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, बुद्धू भगत टांटिया भगत, टांटिया मामा, है ना, शहीद वीरनारायण सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, न जाने अनगिनत कितने हमारे, जैसे मैं बता रही थी कैसे हमारे वीर सपूत समाज के बेटे लोग केवल लड़ाई लड़े हैं तो जर्जन। उन्होंने कहा कि हम अलग नहीं है, दूसरे जगह से नहीं आए हैं, हम आदिवासी मूल निवासी नौहंजियन गई, हम आदिवासी मूल निवासी नौहंजियन गई, ये देश के माटी जल जंगल जमीन हमारे छैया, ये देश के माटी जल जंगल जमीन हमारे छैया, ये जल जंगल जमीन के खातिर पुरखा दिस बलिदान गा, ये जल जंगल जमीन के खातिर पुरखा दिस बलिदान गा, जिन पुरखा के नाम सुन के हम रहे अभिमान गा, जिन पुरखा के नाम सुन के हम रहे अभिमान गा, सेवा न करूं माता पिता के, सेवा न करूं माता पिता के, सब सुख लागा पैहा, ये देश के माटी जल जंगल जमीन हमारे छैया, ये देश के माटी जल जंगल जमीन हमारे छैया, जमीन हमारे छैया। मैं सभी बच्चियों से निवेदन करना चाहूँगा मेरी तरफ से, आज आप किसी के बेटी हैं, किसी की बहन है, आने वाले समय में किसी के जीवन संगी होंगे, माता होंगे, किसी के दादी होंगे, किसी की नानी होंगे, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन। बड़े विस्तार से आप व्यक्तित्व थे, उनको जानने के बारे में केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान है। तो ये सब उस अभियान से जोड़ने के लिए एक होगा, तो क्या बताइए, कोई विदेशी पर्यटक आ जाए, विदेश से, अफगानिस्तान से आ जाए, दुबई से आ जाए, तो वो पूछ दे भैया भारतीय समाज क्या है, तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे? बिल्कुल थोड़े से शब्दों में हम भारतीय समाज के विशेषता को बताएंगे कि भाई भारतीय समाज में अमुक 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 ये समानता है, ये भिन्नता है, ये यहाँ हजारों की संख्या में जातियां हैं, प्रजातियां हैं, ये तमाम चीज जो है हम गिनाएंगे। दुनिया भर के सब धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो इसको बिल्कुल 2 लाइन में बताने के लिए परिभाषित किया जाता है कि भारतीय समाज बृहद परंपरा और लघु परंपरा और तीसरे में आता है जनजाति परंपरा का योग है। ये 3 बिंदु है भारतीय समाज को परिभाषित करने के लिए। बृहद परंपरा उस बात को संकेत करता है जहां पर लोग, उनकी संस्कृति इतनी सुदृढ़ है कि वो जो है लिखित रूप में मौजूद है, वो किताबों में है, ग्रंथों में है, सारे की जीवन जीने की कला कैसी है, व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कपड़ा कैसे पहनना है, कौन सी कपड़ा पहनना है, ये सारी चीज जो है ये ग्रंथों में प्रदर्शित है। तो ये बहुत बड़ा आधार है। तो ऐसे समूह से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बृहद परंपरा के साथ है। लघु परंपरा में इसमें यह है कि कुछ लिखित में दस्तावेज है और कुछ जो है मौखिक रूप में करते आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये 2 भाग तो हो गए पूरे भारतीय समाज का। तीसरा भाग जो है जनजाति परंपरा। जनजाति परंपरा में उनकी भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन ये कहीं भी कुछ लिखित अवस्था में नहीं था। ये सारे चीज जो है मौखिक रूप से था। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जो है चलते आ रहा है, जिसको हम आज जो कुछ भी हम धारण किए हुए हैं ये लिखित में कुछ नहीं है कि हमारे जो पूर्वजों ने कुछ लिखकर छोड़ा हो, ऐसा नहीं है।
ये जो है मौखिक रूप से आगे जो है हस्तांतरित होता गया और उसको हम जो है धारण कर रहे हैं। तो ये भारतीय समाज के लिए ये बहुत बड़ा एक भूमिका अदा करता है ये भाग। तो यहाँ पर भारतीय समाज की जो लिखित परंपरा न होने के कारण यहाँ पर जितने भी जो महापुरुष हुए, जितने भी समाज सुधारक हुए, जितने भी एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुए, ये जो है अदृश्य पटल पर चले गए। तो अभी विगत कुछ वर्षों से इस पर अनुसंधान चल रहा है कि ऐसे जो विद्वान हैं, ऐसे जो समाज सुधारक हैं, ऐसे जो महान हस्ती हैं, उनको जो है इतिहास के पन्नों से जो है बाहर निकाला जाए या इतिहास के पन्नों में उनको जो है प्रदर्शित किया जाए, जोड़ा जाए। तो इसके लिए अनुसंधान जरूरी था। बिना रिसर्च के हम ये सारी चीजें जो है नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा, खास करके जो पीजी वाले विद्यार्थी हैं, कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च के माध्यम ही जो सत्य है, सत्य को जो है हम सामने लाते हैं, और जब सत्य सामने आता है तो जो है वो साकार रूप में होता है और सबके लिए जो है एक प्रकार से लोगों को समझाने का, लोगों को पथ प्रदर्शित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस ढंग से हमारे बीच आप पिछले जो यहाँ कार्यक्रम हुआ था या सभी कई जगह हुआ था, तो उसमें 100, 150, 200 लोगों का एक प्रकार से उनके अनुसंधान के जरिए जो जनजाति समाज के जो महापुरुष हुए थे उनको प्रदर्शित किया गया था। तो हम सबको समझने के लिए और उनसे सीख लेने के लिए ये जो है आवश्यक है। इतिहास इसी बात के लिए है कि हम आगे का रास्ता कैसे प्रशस्त करें। तो हमारा इतिहास को जानना जो है जनजाति समाज के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इतिहास में क्या थे और इसमें जो है प्रमुख योगदान जो करने वाले जो व्यक्तित्व थे उनके बारे में जानना। जैसे आप आज देखते हैं कि हमारे जो विश्वविद्यालय का नाम क्या नाम है, संत गहिरा गुरु। ये कौन है? ये कंवर समाज से जुड़े हुए बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। ये अभी तक के जो है एक प्रकार से एकदम अदृश्य पटल पर थे। तो इनको खोज निकाला गया कि भाई ऐसा भी कोई व्यक्तित्व है, और इस कारण से आज सरगुजा विश्वविद्यालय के नाम के साथ जो है उनका नाम पहले जोड़ा गया। तो इस ढंग से ये अनुसंधान के जरिए जो है देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न कोनों में जो भी व्यक्तित्व हैं उनको जो है सामने लाने का एक प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। तो ये आज के इस बदलते परिवेश में जनजाति समाज की जो संस्कृतियां हैं, उनके खान पान, रहन सहन, ये समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। समय की जो मांग होती है उसके अनुसार हम अपने संस्कृति के कुछ भाग को जो अनुपयोगी है उसको छोड़ते हैं और जो रखने लायक है उसको जो है साथ में रखते हैं। अन्यथा हम समय के साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आज ये जो है टेक्नोलॉजी का समय है। अगर हम उस टेक्निक को अगर नहीं पकड़ेंगे, अगर उसको हम साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो जो है काफी पीछे रह जाएंगे। जैसे आज मोबाइल की बात है। अब मोबाइल में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और उसके अंदर बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। उसके उपयोग की बात है। आज बिना मोबाइल के आप जो है एक है अच्छे जो उसमें व्यवस्था है उसको पकड़ के अपने आप को आगे विकसित करना है। तो यही हमारा भारतीय समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए ये बहुत बड़ा लक्ष्य होगा कि हम टेक्नोलॉजी को
साथ में रखकर चले और उसमें जो अच्छे चीज है, अच्छे जो तत्व है, उसको जो है हम ग्रहण करें। तो आज आप देखते हैं कि भारतवर्ष में जैसे कोई कहा जाए कि भाई जनजाति समाज की हम खास करके बात करेंगे, कितने प्रकार के जो जनजाति भाषाएं हैं यहाँ पर हैं, या कितने प्रकार की जनजातियां हैं। तो आप देखेंगे लगभग 730-35 के आसपास जो है जनजाति समूह है। छत्तीसगढ़ में अगर आप बात करें तो यहाँ कितने प्रकार की जनजातियां हैं? समाजशास्त्री विद्यार्थियों को मालूम होगा 42 प्रकार के जनजातियां यहाँ जो है निवासरत हैं, जिसमें से सबसे जो बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ये पूरे जो है छत्तीसगढ़ में जो है हर जिला में हर जगह जो है विद्यमान है। तो इनकी इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि इतिहास में आप जो है जो जनजाति समाज के जो लोग थे ये राज नहीं किए। इतिहास में क्या है, राजा का वर्णन किया जाता है कि कब कौन कौन से राजा हुए और उसके बाद उनकी जो है पूरी व्यवस्था की वर्णन की जाती है। तो जनजाति समाज में भी सबसे बड़ा जो राजा के रूप में अगर देखें तो भील है। जो भील जनजाति है ये काफी राज्य की है, मध्य प्रदेश के राजस्थान से जुड़े हुए गुजरात के एरिया में जो है इनका राजकाज का व्यवस्था चलता था। तो उसमें भी कई नाम हैं जो इतिहास के पन्ने में नहीं जुड़े। मध्य प्रदेश में आप देखें जो गोंड राजा हैं ये जो है मंडला जबलपुर का जो एरिया है और यहाँ भी इनका जो है प्रकार से विस्तार रहा है, वो भी गिने चुने नाम सामने आते हैं। इसी प्रकार से कंवर समाज में यहाँ भी राजा से छोटे जमींदार इस ढंग के जो है आप देखते हैं तो काफी बड़े एरिया में जो है यहाँ राज करते थे। कोल राजा की बात करते हैं आप तो आप यहाँ जहाँ पर हैं भाई इस यहाँ के जो राजा हैं इसके पहले कौन थे, यहाँ थोड़ा सा सर्च करेंगे तो यहाँ एक प्रकार से कहा जाता है कि कोल वंश का यहाँ राज चलता था। तो ये समय के दरमियान जो है जो लड़ाई हुए, युद्ध हुए, तो उसमें जो है यहाँ से उनको जो है खदेड़ दिया गया, तो वो वंश जो है चला गया। तो इस ढंग से मतलब ये जो महान जो हस्ती हुए थे ये इतिहास के पन्नों में ये जगह नहीं बना पाए। तो ऐसे हस्तियों को जो है रिसर्च के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से बाहर निकालना हम सबका दायित्व है और हम सबका प्रयास है। तो ये हमारे जो जनजाति समाज है या हमारे देश के लिए जो है ये पथ प्रदर्शन का काम करेंगे। मैं और आगे अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत वक्ता लोग बाकी हैं भी। धन्यवाद। जिनकी शुभ प्रेरणा और आशीर्वाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में है और भविष्य में भी हमें उनका आशीर्वाद रहेगा। और इस कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रहे आज के कार्यक्रम की मुख्य पूर्ण चर्चा की है और हमें जो एक लड़के को बताता रहता है कि अगर 3 महीने से ज़्यादा खांसी है तो वह टीबी हो सकता है और सरकारी हॉस्पिटल में इसका इलाज मुफ्त होता है। वो लड़का पूछता है कि आप हमें क्यों बता रहे हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करिए। तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इस जानकारी को दूसरों को बता सकें। एक युवा के रूप में जो आपका भूमिका होता है कि जो जानकारी आपके पास है आप उसको शेयर करें, आप उसमें महत्वपूर्ण कड़ी का निर्वहन कर सकते हैं। और एक युवा के रूप में, एक शिक्षित युवा के रूप में जो आपकी सबसे बड़ी संभावना है कि आप सूचनाओं के प्रवाह को बढ़ा सकते हैं, अवरुद्ध कर सकते हैं और उसको प्रभावशाली रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो भी जानकारी आपको आज के इस हमारे मुख्य वक्ताओं के माध्यम से, हमारे अतिथियों के माध्यम से प्राप्त होगा, आप उस जानकारी को न सिर्फ आत्मसात करें वरन आप उस जानकारी के प्रसार में भी सहयोग करें। हमारे जिन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं वो महापुरुषों के द्वारा प्रारंभिक जीवन उनका भी हमारे ही जैसा ही था, लेकिन उनके समक्ष जब अवसर आया तो उन्होंने व्यक्तिगत हितों के स्थान पे सार्वजनिक हितों के लिए अपने जीवन को आगे किया और वो अवसर उनको महत्वपूर्ण बनाते हैं, महान बनाते हैं। और
हम कुछ अपना ही आप लोगों से कुछ व्यक्तिगत जो आपसे अनुभव शेयर करेंगे, जिससे आपको समझ में आ पाएगा कि हम किस तरह से चीज़ों को बनाने में सहयोग कर सकते हैं और किस तरह से बिगाड़ सकते हैं। और हम एक बार का उसमें बताते हैं कि एक बार स्टाफ रूम में ही हमारे यहाँ दास मैडम थी, पकाजू में हमारा पोस्टिंग था। तो मैडम से हमने बात किया, तो मैडम से हमने पूछा कि मैडम क्लास खाली है क्या? तो मैडम बोली कि हाँ सर खाली है। तो फिर हम क्लास लेने नहीं गए, अपने स्टाफ रूम में ही बैठे रहे। तो बाद इसी कार्य को छात्रा अपनी दिक्कतों को बढ़ा सकते हैं। जब भी आप किसी की सहायता करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने सामान्य रूप में जो आपकी दिनचर्या है उसको आप बाधित करेंगे, लेकिन वो जो आपकी सहायता है वो किसी ना किसी को बेहतर बनने में, किसी ना किसी के अवसरों को बढ़ा देगी और उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फर्क पड़ेगा। तो वो एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। और क्योंकि आप छात्राएं हैं और आप लोग जो एक बार हम पढ़े थे वो आर्टिकल हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और साइंस वाले इसको जानते होंगे जुलाजी वाले, उसमें वो आर्टिकल ये बता रहा था कि मस्तिष्क जब प्रयोग करने की बात आती है तो पुरुष अपने मस्तिष्क के किसी एक हिस्से का ज्यादा उपयोग करते हैं, महिलाएं अपने मस्तिष्क के ना दोनों हिस्सों का प्रॉपर उपयोग करती हैं। तो वो जो स्थिति है उनका प्रबंधन के क्षेत्र में महिलाओं में जो स्वाभाविक रूप से आप पाएंगे कि वो मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी उनका ज्यादा होता है। एक ही समय पे आप उनसे अलग अलग बातचीत, अलग अलग टॉपिक पे काम स्तरीय दिवसीय संगोष्ठी आजीविका एवं उद्यमिता तथा कला संस्कृति धरोहर के इस कार्यक्रम आयोजन में सर्वप्रथम मैं हमारे महापुरुष धरती आबा बिरसा मुंडा को सेवा जोहार करता हूँ। शहीद वीर नारायण जी को सेवा जोहार करता हूँ। रानी दुर्गा जी को सेवा जोहार करता हूँ। और उस शंकर सा, रघुनाथ सा, लागुड़ बिगुड़, टांडा भी बहुत सारे मैडम ने बताया ना, 100-150 हमारे जनजाति महापुरुष हैं। उन सब के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी लोग को थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा हम लोग कुछ नारा लगाते हैं, ठीक है? जिनके भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, उल गुलान जारी रहे। उल गुलान उन्होंने क्रांति, अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने क्रांति का आगाज किया था। उल गुलान उसको बोलते हैं। उन्होंने क्रांति का आगाज किया था। बोलो तो उल गुलान, तो आप लोग बोलेंगे जारी रहे। गुलान, या मेरा आवाज आप लोग खाना लगता है, अभी लंच नहीं हुआ है ना, हो जाएगा। उल गुलान, उल गुलान, अभुआ डिसुम अभुआ राज। मेरे देश में मेरा राज होना चाहिए। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ते समय एक नारा दिया था कि हमारे देश में हमारा राज होगा, सारे बाहर से आगे आप लोगों का कैसे राज हो सकता है? तो उन्होंने क्या बोला था? अभुआ डिसुम अभुआ राज। ठीक है, मेरे देश में मेरा राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे देश में पाकिस्तान चाइना का राज होगा क्या? इसलिए अंग्रेजों से लड़ते समय उन्होंने बोला था अभुआ डिसुम अभुआ राज। और अपने गांव के लोग आजकल बोलते हैं मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। इस तरीके की चीजें हमारे महापुरुषों, तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा कि बिरसा मुंडा वो कहते हैं ना, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजाद देंगे। कौन बोला? वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही हम लोगों को अपने महापुरुषों के स्लोगन को भी याद करना पड़ेगा और हमको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करने की आवश्यकता है। आज इस संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है? सरकार ऐसा क्यों चाह रही है? आपने देखा होगा कि जनजातियों को, आदिवासियों को, इंडिजिनियस पीपल के लिए पूरा विश्व चीज कर रहा है। तब 9 अगस्त को हम लोग द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व मूलवासी दिवस मनाते हैं कि मनाते हैं? मनाते हैं कि मनाते? आप लोग कार्यक्रम में शामिल होते हो? मनाते हो? यहाँ भी जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है, आप लोग आया करो। वहां पे बहुत सारी चीजों को हम लोगों को जानने को मिलेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ चिंता कर रहा है आदिवासी संस्कृति, सभ्यता, उनके रहन सहन, उनकी बेरोजगारी, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर उन्होंने चिंता किया। जेनेवा में बहुत बड़ा सम्मेलन यूएनओ का हुआ, तो उन्होंने चिंता करके जब ये निकाला कि नहीं, इनके लिए हम एक दिन तय करते हैं जिस दिन पूरे विश्व के आदिवासी एक जगह इकट्ठा होके अपने रीति रिवाज, संस्कृति, अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के बारे में चिंतन करें।
देखिए वर्ल्ड के पूरे विश्व के लोग आदिवासी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण की चिंता कर रहे हैं, और हम यहाँ के आदिवासी लोग, मूल निवासी लोग हैं, तो हमको भी अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचाए रखने के लिए चिंतन करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमारी भारत सरकार ने जनजातियों के महापुरुषों को, उनके इतिहास को, उनके संरक्षण को जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को हर साल ऑर्गेनाइज करने का कोशिश। जितने गर्व की बात है कि नहीं, पहले कभी होता कोई सोशली बैकवर्ड होता है, कोई शोषण का शिकार होता है, कोई बड़े पूर्वजों के टाइम में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटी, ऐतिहासिक उनके साथ में कुछ वो हुई, इसकी वजह से है। लेकिन आज सभी को समान लाने के लिए संविधान में, हमारा जो संविधान संविधान सबको बराबर तक लाने के लिए, सबको बराबर बनाने के लिए संविधान में उतर जाती है। आज सारे लोग इस भारत देश के जितने आदिवासी, मूल निवासी, ST, OBC, सामान्य वर्ग के लोग हैं, सभी इक्वल हैं। तो ऐसा हमारा कोशिश है। तो रही बात अब टॉपिक पे थोड़ा सा, जैसे बहुत ही अच्छा मैडम, मैंने तो इतना अच्छा देखा, प्रदर्शनी देखा। देखिए हमारे पूर्वजों के रिसर्च है, शोध है, नांगर कैसे बनेगा, नांगर को कैसे जोतेंगे, टुकनी है ना, और आपने देखा झलगी है, सिकरी है, क्या क्या चीजें हैं, चटाई है और टीवी, ये सारी चीजें हमारे पूर्वजों ने आजीविका के साधन के लिए उसका शोध करके इन सब चीजों को बनाया था। तो हमारे पूर्वज जो शोध करता थे ना, भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस मानव सभ्यता को शोध के माध्यम से कैसे जीवन यापन करना चाहिए वो उन्होंने सिखाया था कि नहीं था? हम और आपने तो कुछ शोध नहीं किया है ना, नांगर का शोध हमने किया क्या है? हमने कहा नांगर को जुआ में जोड़ के हम नांगर जोतते हैं, वो क्या हमने किस बैल को हमने को नांगर जोतने के लिए उपयोग करना है, भैंसा को उपयोग करना है, हमने किया क्या? हमारे पूर्वजों ने इतने शोध करता थे, वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पे दिखती होंगी। मैं बचपन में देखा करता था, आजकल गांव में आप जाएंगे तो किसी ने देखा गोदना आपके घरों में है? कौन गोदना गोदवाए हैं आपके घरों में? नानी दादी लोगों को गोदना दिखाया है। आजकल उसको क्या बोलते हैं? टेटू। ट्राइबल फ्यूजन एक आजकल फैशन हो गया है ना? तो देखिए हमारी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। आज हमको टेटू और गोदना किससे आया है ना? हमारी ट्राइबल कल्चर के उसमें। तो वो कहने का मतलब है कि हमको अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए। हम कहीं से किसी से कम नहीं है। किसी से आप कहिएगा कि सारे हमारे पूर्वज को, सारे चीज आपको मानव सभ्यता को विकसित करने में हमारे पूर्वजों का योगदान है। ठीक है? तो अब मैं एक बात बता दूं, भीमबेटका गया था मैं, होशंगाबाद में है भीमबेटका। आप लोग देखेंगे भीमबेटका में आप जाएंगे, पहाड़ों की गुफाओं में आप देखेंगे भित्ति चित्र जो इसमें दिया हुआ है ना, ये ऐसे करके सीधे ऐसे करके नाचते हुए। तो हमारे पूर्वज जब देखा करते थे कि कैसे शिकार होता है, कैसे होता, उसको जब लिखने लिपि का जब विकास नहीं हुआ था तो अपने पत्थरों में उसको उकेर देते थे। कभी घोड़ा, क्योंकि आर्यों के समय में घोड़ा आया, यहाँ भारत में घोड़ा नहीं था, तो आर्यों के समय में देखा कि घोड़ा आया है, तो घोड़ा का भी भीमबेटका में उन्होंने चित्र बना दिया, हाथी का चित्र बना दिया है, ऊंट का चित्र बना दिया है। इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, और वो जो भित्ति चित्र है आज तक वो मिटी नहीं है, हजारों साल से वैसी की वैसी है। रामगढ़ पहाड़ लखनपुर में आप चले जाइएगा, आपको ऐसे कर्मा सेना नृत्य करते हुए हमारे पूर्वजों के फोटो आपको वहां पे दिखाई। माने हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए चित्रों के माध्यम से, अपनी कलाओं के माध्यम से लोगों को, अब देख रहे होंगे ये सब जितनी फोटो है आज देख रहे होंगे, ये सारे बस्तर की चित्रकलाएं हैं, ये हमारी कला और संस्कृति है। मैडम बहुत सारी कलाओं के बारे में बता रही थी, कला संस्कृति। तो हमको आज की डेट में हमारी संस्कृति को क्या किया जाता है, प्रदर्शनी का मॉडल पर बना दिया गया।
आप रायपुर में जाएंगे तो देखेंगे फुटपाथ पार्क वार्क में या दीवार में प्रदर्शनी के रूप में, लेकिन हम हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई संस्कृति को वहां पे छापा गया है, इसलिए आपको गर्व करना चाहिए। हमारे जो जे.आर. साहब बोल रहे थे ना कि भारतीय संस्कृति को कोई विदेशी आएगा तो कैसे दिखाएंगे, तो वैसे ही वो पंजाब ले जाएगा तो पंजाब की संस्कृति, गुजरात भांगड़ा से दिखाएगा, गुजरात में जाएगा तो गरबा और नृत्य वहां के पापड़े ढोकले खिला के वहां के लोगों को दिखाएगा, मध्य प्रदेश की। तो हमारी भारतीय संस्कृति को झलकाने के लिए, दिखाने के लिए ट्राइबल को के भी कल्चर को लोग शो करते हैं। साथियों अब मैं थोड़ा सा जैसे हमारी संस्कृति हमारे गीत की बात करेंगे, अगर मैं आप लोगों के सामने एक गाना गाता हूं, ठीक है, तो आप लोग उसमें कैसे डांस करेंगे? खई के पान बना छला संगी कर माला खेले खाल पावा, तब आप तुरंत कैसे डांस करोगे? तुरंत कर्मा में आ जाओगे। हमारी ट्राइबल कल्चर संस्कृति वहां पे झलक रही है ना। हम अगर तुरंत गाते हाय रे नाचे अधिक नथी मदर बाजे हाय रे सरगुजा नाचे, तो हमारे गीत में हमारी संस्कृति झलकती है। और जब हम गाना गाते हैं तो इसमें संस्कृति, जब हम कर्मा सरहुल है ना या सैला खेलते हैं तो हमारी ट्राइबल की संस्कृति झलकती है। ये लोकगीत जो होते हैं वो हमारी संस्कृति, तो हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने लोक कलाओं को भी बताना, ठीक है ना। तो देखिए किसी गीत से, लोकगीत से संस्कृति तक हमारी झलकती, इन सब चीजों को हमको गर्व करना चाहिए। बेटा बहुत ही ट्राइबल के इतिहास अगर आप जाएंगे तो धर्म पूर्वी लोग थे, धर्मों का जब उद्भव नहीं, उससे पूर्व के लोग हमारे धर्म पूर्वी लोग थे। बहुत बड़ी सभ्यता है, बहुत बड़ी संस्कृति है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिक सभ्यता हो, चाहे कई माने आप सभ्यताओं के ऊपर आप बात करेंगे तो वो ट्राइबल की संस्कृति से वहां मेल खाती हुई आपको नजर आएगी। तो साथियों अब रही बात बोली भाषा, हम लोग अक्सर कर देखे होंगे, मैं कॉलेज की बात करता हूँ थोड़ा सा अपने दिनों की, तो हम लोग देखे होंगे याद रखें, लेकिन अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा को बात करने के लिए सब जगह हमको आज की डेट में मैं बैकुंठपुर में कहीं घूमता हूँ तो मुझको देख के सब लोग बोलते जय जोहार, सेवा जोहार का, अच्छे लोग व्यापारी लोग, तो वो कहीं भी देखो वो विजय भाई जय जोहार, जय जोहार। माने जब हम उनको जब नमस्ते करते थे तो नमस्ते का जवाब नमस्कार नमस्कार। तो आज हमारी पहचान कैसे होगी? हमारी पहचान हम अपनी बोली भाषा संस्कृति को सबके सामने लाएंगे, लोगों से वैसे ही अभिवादन करेंगे। जोहार जो है एक आदिवासियों की मेन भाषा, हम लोग जोहारते हैं कि नहीं जोहारते है ना। हमारे जो देखोगे पहुना लोगों को कैसे करके इन्होंने यहाँ अतिथि संस्कार, हम लोग गोड़ धोते हैं। गोड़ धोते थे तो पहले हमारे पूरे जो पैदल चल के आते थे, जब गोड़ धोते थे बढ़िया मालिश हो जाता, थकान निकल जाता था, आराम मिलता था, इसलिए भी गोड़ को धोया जाता था। कितने अच्छे से मैडम ने उसको डिस्क्राइब किया। तो हमको अपनी जनजाति गौरव भाषा संस्कृति पे हमको हमेशा नाज होना चाहिए, उसके ऊपर हमको गर्व करना चाहिए और सभी संस्कृतियों का मान सम्मान करना चाहिए। और तो इसी के साथ समय काफी आप लोगों को ज्यादा भूख के मैं पुजारी तीर कमान और धनुर्धारी बिरसा मुंडा वीर नारायण के वंशधारी हूँ रे मैं आदिवासी हूँ रे मैं आदिवासी हूँ मैं आदिवासी हूँ रे मैं आदिवासी हूँ। बोलिए मैं आदिवासी हूँ रे मैं आदिवासी हूँ। मैं जंगलिया छत्तीसगढ़िया मूल निवासी हूँ मैं जंगलिया छत्तीसगढ़िया मूल निवासी हूँ मैं आदिवासी हूँ रे मैं आदिवासी हूँ। चलिए मैं आदिवासी हूँ रे मैं जोर से हाथ उठा के चलिए मैं आदिवासी हूँ रे मैं आदिवासी हूँ मैं आदिवासी हूँ रे मैं आदिवासी हूँ।
मैं जंगलिया छत्तीसगढ़िया मूल निवासी हूँ, मैं जंगलिया छत्तीसगढ़िया मूल निवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ रे मैं आदिवासी हूँ। जंगल की सेवा मोर धर्म है, खेती किसानी मोर कर्म है। जंगल की सेवा मोर धर्म है, खेती किसानी मोर कर्म है। मेहनत के करैया मैं हर सोना के उपजैया मैं, मेहनत के करैया मैं हर सोना के उपजैया मैं। झरना पर्वत रुकराई के, झरना पर्वत रुकराई के मैं अधिकारी हूँ रे मैं आदिवासी हूँ रे मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ रे मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ रे मैं आदिवासी हूँ। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे जय जोहार का नारा। जय जोहार, जय जोहार। धन्यवाद। बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती में यहाँ पर उपस्थित हैं शासन की भी मंशा कि जो उन्होंने जो एक ऐसा नायक जिनको पूरा देश आज उसकी जन्म जयंती मना रहे। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ जो टैक्स वसूला जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने पूरे समाज को संगठित किया, अपने अल्प उम्र में संगठित कर और उनके विरोध में उन्होंने एक बिगुल फूंका जिसका नारा था, क्या नारा बोले थे हमें? उनकी जारी रखा, है ना? तो इस प्रकार से उन्होंने जो काम किया, इसकी वजह से आज सारा देश और ऐसे ही बहुत से हमारे आदिवासी समाज के महापुरुष हुए, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह, लागुड़ बिगुड़, ये सारे आदिवासियों ने अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, वहां की जनता जब भूख से मर रहे थे अंग्रेजों शासनकाल में, और एक सेठ दाना देने से, अन्न देने से इनकार कर दिया था, उस समय जो वीर नारायण सिंह जो थे वो सेठ का गोदाम लूटकर सारे जनता में बांट दिया। इसीलिए अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए और लास्ट में उन्हें फांसी में चढ़ा दिया गया। तो ऐसे ऐसे महान शख्स हुए हैं जिनके लिए हमको उनका जन्म जयंती मनाया जाता है। आज कला संस्कृति की बात करें हम, जो यहाँ पर आप लोग के माध्यम से जो प्रदर्शनी लगी हुई है, ये सारे संस्कृति कला जो है हमारे आदिवासियों का एक उसी को एक धरोहर के रूप में यहाँ पर रखा जा रहा है। अगर इस चीज को कहते हैं, जो कौम अपना कला संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना बोली भाषा जो भूल जाता है, वो उसका पूरा नष्ट हो जाता है। तो हमको इसलिए इस कला संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति को बचाए रखना। आज देख रहे हैं ना जितने भी चीज है, आज इसमें हमारे लोग जब
कच्चे के मकान बनाते थे तो उसमें भी कला उकेरते थे। औठा औठा जो औठा समझते हैं आप? औठा समझते हैं? औठा सामान रखते हैं, देखेंगे घर के बगल में ऐसे रखते थे और उसमें औठा में सामान रखते थे, आईना रखते थे, कंघी रखते थे, है ना। उसको भी बहुत उसमें कला उकेरते थे, बढ़िया से पोताई करते थे, उसमें भी कला होता था। इस प्रकार से उन्होंने वो अपना कला को प्रदर्शित किया था। साथ में हमारे जो संस्कृति में रीति नीति, तीज त्योहार, ये सारी चीज आती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कर्मा की बात किए, कर्मा त्योहार मनाया जाता है। गौड़ समाज के लोग और यहाँ सरगुजा के वासी जितने भी हैं वो कर्मा त्योहार को महत्व देते हैं। आप बस्तर में जाएंगे तो रेला पाटा चलता है। रेला पाटा में वो रेला पाटा के साथ साथ अपने सारी चीज उनको प्रदर्शित करते हैं। रे लो करके गाना चलता है और उसमें उन लोग जंगल अपना जो पूजा पाठ होता है उससे लेकर जितने भी हम जंगल में जाकर शिकार करते हैं वो सारे चीज को प्रदर्शित करते हैं। उनके साथ वो पूरे औजार के साथ में वो रेला पाटा नाचते हैं। आप मुंडा झारखंड में जाएंगे, मुंडा समाज के जो बिरसा मुंडा समाज के हैं वो बिरसा मुझे जो मुंडा संस्कृति संथाल जो है वो मुंडेरी गीत पे मुंडेरी गीत पे नाचते हैं। आप हमारे जसपुर झारखंड, आपका सरगुजा जो उरांव समाज के लोग वो सरहुल की पूजा करते हैं। सरहुल पूजा करेंगे, वहां भी जो मादर नृत्य, कर्मा नृत्य, ये सारी चीज चलता है। और हमारे समय समय पर तीज त्योहार चलता है। जैसे एक कर्मा जब हम धान की बुआई समाप्त करते हैं उस समय कर्मा नृत्य किया जाता है। जब अभी धान की कटाई समाप्त करेंगे उसके बाद छेड़ता होगा। हमारे संस्कृति में छेड़ता सबके घर जाकर, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, झोला लेकर जाएंगे और सबके हाथ से छेड़ता मांगेंगे। रात में छेड़ता मांगते हैं और उससे छेड़ता मांगने के 5 दिन 7 दिन या महीना भर पूर्व हमारे जो समाज के लोग हैं वो सैला खेलते हैं। जैसे गुजरात के लोग और राजस्थान के लोग गरबा खेलते हैं ना, वो हमारे यहाँ ये सैला पद्धति है, सैला खेलते हैं। तो उसमें जो अभी गीत गा के बता रहे थे वो गीत गाते हैं तो उस गीत में भी एक एक चीज का वर्णन होता है। सैला गीत गाएंगे तो क्या बोलेंगे? सुना तोरे संग सहेली मैना का भर्रो थे, सुना तोरे संग सहेली मैना का भर्रो थे, मैनक मना मैंने जानो ओ पैरी बरो थे, मैनक मना मैंने जानो ओ पैरी बरो थे, सुना तोरे संग सहेली मैना का भर्रो थे, सुना तोरे संग सहेली मैना का भर्रो थे,
मेहनत मना मैंने जानो ओ हैसरी पर थे। मतलब जितने भी महिलाएं जो अपने संस्कार वो श्रृंगार करते हैं ना, चूड़ी, पायल, हैसली, बैरी, बेरा, यहाँ पहनते हैं उसको बेरा बोलते हैं, यहाँ पहनते हैं उसको हैसली बोलते हैं। आज वो संस्कृति ही लुप्त होते जा रहा है। बेरा, हैसली, पायल, यहाँ पहनेंगे उसको करधनी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आदिवासियों की संस्कृति, पहनावा, ये कला संस्कृति, मैं जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया करता था उस समय हमारे आदिवासी बच्चे कितने हैं भाई? आदिवासी बच्चे ठीक। तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया करता था। उस समय मैं उनको बच्चों जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया।